हेलो प्यारे बच्चों एंड वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर। सो हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 11th का चैप्टर 7 परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। हमने इसके सारे कंसेप्ट्स पढ़ लिए हैं, परमुटेशंस के भी और कॉम्बिनेशंस के भी। आज हम लोग जो करने वाले हैं इस लेक्चर में वो होंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके स्कूल एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। राइट, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला ही क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जो पहला क्वेश्चन है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जरा क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। फाइंड द नंबर ऑफ वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग विच कैन बी मेड यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड अगेन। हमारे पास एक वर्ड है अगेन, हमें वो सारे वर्ड्स बनाने हैं जो बन सकते हैं यूजिंग द लेटर्स ऑफ दिस वर्ड। राइट, एक सॉल्व एग्जांपल है, बट मैं आपको वो क्वेश्चंस भी कराऊंगा जो सॉल्व एग्जांपल है, क्योंकि मुझे लगेगा अगर ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे वो एक्सरसाइज का क्वेश्चन हो या वो आपके लिए सॉल्व एग्जाम्पल हो या वो किसी और बुक से हो, मैं आपको जरूर कराऊंगा यहाँ पर। राइट, चलिए। सो हमारे पास जरा ध्यान से देखिए, हमारे पास वर्ड है अगेन। अगेन में काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5, टोटल कितने लेटर्स हैं? 5। देयर आर 5 letters in word again। हमें वो सारे वर्ड्स बताने हैं कितने हो पाएंगे ऐसे वर्ड्स जो इसके लेटर से बन पाएंगे। मतलब सिंपल सा फंडा है, क्वेश्चन को सिंपल वे में करते हैं जैसे हम लोगों ने पिछले क्वेश्चंस किए हैं। आपके पास 5 लेटर्स हैं, आपको 5 लेटर्स अरेंज करने हैं। कितने वेज में अरेंज कर पाएंगे? परमुटेशन लगेगी, अरेंजमेंट की बात हो रही है। राइट, सो 5 लेटर्स हैं तो 5 प्लेसेस पे यूज हो सकते हैं। खुद से सोच के देखिए, अगर आपके पास 5 लेटर्स है तो 5 ही प्लेसेस पे यूज होंगे। उसमें से भी ए 2 बार आ रहा है, उसमें से भी ए 2 बार आ रहा है। then the total number of words which can be made is equals to, टोटल है 5 लेटर्स तो कितने वेज में अरेंज होंगे? 5 फैक्टोरियल, बट उसमें से ए 2 बार आ रहा है, सो डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, बिकॉज ए इज appearing twice, because a is appearing twice। प्यारे बच्चों, हम लोगों ने काफ़ी बार पढ़ लिया है 5 फैक्टोरियल 120 होता है, 2 फैक्टोरियल 2 होता है, सो द आंसर विल बी 60। मतलब अगर मैं इसके लेटर्स को अरेंज करके नए नए वर्ड्स बनाऊं तो मैक्सिमम कितने वर्ड्स बन सकते हैं? 60। ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया यहाँ तक। अब क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है पार्ट वो शुरू होता है। इफ दिस वर्ड्स आर रिटन इन डिक्शनरी, अगर ये सारे 60 वर्ड्स को मैंने डिक्शनरी में राइट कर दिया, वो हमसे पूछ रहा है कि 50th वर्ड कौन सा होगा। अगर ये जो 60 वर्ड्स हमारे पास आए हैं, मैंने डिक्शनरी के हिसाब से इनको अरेंज किया, तो 50th वर्ड क्या होगा, हमें उसके बारे में बात करनी है। राइट, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड रैंक ऑफ द वर्ड। राइट, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड रैंक ऑफ द वर्ड। चलिए स्टार्ट करते हैं। जरा खुद से सोच के देखिए, अगर मैं ये 60 वर्ड्स डिक्शनरी के हिसाब से लिखूंगा तो जो सबसे पहला वर्ड होगा वो किससे शुरू होगा? अल्फाबेटिकली ऑर्डर में शुरू होगा, तो वो किससे शुरू होने वाला है? वो ए से शुरू होगा, क्योंकि ए सबसे पहले आता है। नाउ वर्ड्स स्टार्टिंग विद लेटर ए, खुद से सोचिए देखिए, टोटल 5 प्लेसेस बन सकते थे, यहां मैंने ए फिक्स कर दिया तो ये तो गया। राइट, ये तो फिक्स हो चुका है। टोटल कितने प्लेसेस बचे हैं? 4। और कितने ही लेटर्स बचे हैं? 4। तो कितने वेज में अरेंज हो सकते हैं? 4 फैक्टोरियल, दैट इज 24 वर्ड्स। 24 वर्ड्स। 4 लेटर्स हैं, 4 ही प्लेसेस हैं, तो पहले के पास कितनी चॉइस होंगी? 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। राइट, दैट विल बी 4 फैक्टोरियल 24 वर्ड्स। उसके बाद बात करते हैं वर्ड्स स्टार्टिंग विद लेटर। अगर मैं अल्फाबेटिकली देखूं, सो ए के बाद बी आएगा, सी आएगा, डी आएगा, ई आएगा, एफ आएगा, जी आएगा, उसके बाद कौन आएगा? जी आएगा। तो अल्फाबेटिकली फिर कौन आएगा? जी। इस बार यहाँ पे ए की बजाय ना मैंने जी फिक्स कर दिया। इस बार क्या फिक्स कर दिया मैंने? यहाँ पर जी फिक्स कर दिया। अब जरा देखिए, मेरे पास 4 लेटर्स बच गए। 4 लेटर्स कौन कौन से बच गए? ए बच गया, आई बच गया और एन बच गया। अगर जी को मैंने यहाँ फिक्स कर दिया तो कौन बच गए? 2 बार ए, 1 बार आई एन। 4 लेटर्स है, 4 ही प्लेसेस है, कितने वेज में अरेंज होंगे? 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, इस बार डिवाइड करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ए इस बार रिपीट हो रहा है 2 बार, सो डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा 12 वर्ड्स। मैं क्या कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे 50th वर्ड चाहिए, तो मैं ये कोशिश कर रहा हूँ सबसे पहले कि 50th वर्ड जो बनेगा वो शुरू कौन से लेटर से होगा। सो इसलिए मैंने पहले ए वाले निकाल लिए, जी वाले निकाल लिए। टोटल कितने वर्ड्स बन चुके हैं अभी तक? 36। मतलब 36 वाला जो वर्ड होगा वो लास्ट वर्ड होगा जो जी से स्टार्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं, हमें 50 पे जाना है। सो अल्फाबेटिकली अगर मैं बात करूँ, जी के बाद कौन आता है? आई। वर्ड्स स्टार्टिंग विद लेटर आई। इस बार फिर यहाँ पर आई आएगा और यहाँ पे आई की जगह क्या बच गया मेरे पास? जी बच गया।
4 लेटर्स 4 प्लेसेस जिसमें से a 2 बार आ रहा है, तो 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल दैट विल बी अगेन 12 वर्ड्स। मतलब अगर मैं बात करूं तो अभी तक वो लेटर्स, वो वर्ड्स जो आपके ए से शुरू होंगे, जी से शुरू होंगे और आई से शुरू होंगे, कितने बनेंगे ऐसे? 24 + 12 + 12, मतलब 48 ऐसे वर्ड्स हैं जो ए, जी और आई से शुरू होंगे। हमें कहाँ जाना है? 50th वर्ड पे। 48 वर्ड्स हमें पता लग गए। जो 48th वर्ड होगा वो आई से शुरू होगा, राइट मतलब आई पे जाके 48th पोजीशन में जाके जो वर्ड्स हैं आई से शुरू हो रहे हैं वो खत्म हो जाएंगे। तो उसके बाद किससे स्टार्ट होंगे? आई के बाद कौन बच गया? एन बच गया। सो अब जो हमारे वर्ड्स हैं वो किससे शुरू होने वाले हैं? एन से शुरू होने वाले हैं। टिल नाउ वी हैव कैलकुलेटेड टोटल 48 वर्ड्स। कैसे आए 48? 24 जो ए से शुरू हुए थे, 12 जो जी से शुरू हुए थे, 12 जो आई से शुरू हुए थे, मतलब 48 वर्ड्स हमारे पास आ चुके हैं। स्टार्टिंग विद लेटर्स ए, जी एंड आई रिस्पेक्टिवली। नाउ अगर खुद से सोचे देखिए प्यारे बच्चों, अगर अल्फाबेटिकली बात करें, पहले ए से शुरू होने थे, फिर जी से होंगे, फिर आई से होंगे, उसके बाद एन से होंगे, तो जो 49th वर्ड होगा वो किससे शुरू होने वाला है? एन से। नाउ 49th वर्ड अल्फाबेटिकली बात कर रहे हैं, 49th वर्ड किससे शुरू होगा? एन से शुरू होगा। अल्फाबेटिकली एन के बाद कौन आएगा? ए, फिर दूसरे वाला ए आएगा। अल्फाबेटिकली उसके बाद कौन बच गया? जी बचेगा और फिर आई बचेगा। तो ये होगा मेरा 49th वर्ड। देयरफॉर अगर मैं 50th वर्ड की बात करूं, सो वो भी एन से शुरू होगा। अल्फाबेटिकली ए आएगा, ये दोनों इंटरचेंज हो जाएंगे। सो द आंसर विल बी दिस। ये कुछ ऐसा सा क्वेश्चन था जैसे क्लास रजिस्टर में हम लोग बच्चों के रोल नंबर जब लिखते हैं, हम अल्फाबेटिकली लिखते हैं कि पहले ये आएगा फिर ये आएगा। अगर 2 बच्चे ऐसे हैं जिनके इनिशियल लेटर सेम है तो फिर हम लोग उनके अगले वाले लेटर्स देखते हैं, राइट। तो ये क्वेश्चन सेम ऐसा था। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के स्कूल एग्जाम के लिए, राइट। चलिए आगे चलते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, एक डिफरेंट क्वेश्चन है। बाकी क्वेश्चन के हिसाब से देखा जाए तो थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन को जरा ध्यान से पढ़िए। सॉल्व एग्जांपल है, हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग ईच ऑफ 3 वॉवल्स एंड 2 कंसोनेंट्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड इन्वोल्यूट। आपके पास एक वर्ड है इन्वोल्यूट, राइट आपके पास एक वर्ड है इन्वोल्यूट। इन्वोल्यूट में आपको वो वर्ड्स बताने हैं कितने बन पाएंगे जिसमें 3 वॉवल्स आएंगे और 2 कंसोनेंट्स आएंगे। मतलब इन्वोल्यूट में से आप बहुत सारे लेटर्स है, कितने हैं यहाँ पर? 4 8, टोटल 8 लेटर्स है। आपको 5 का यूज करना है। उन 5 में से भी 3 वॉवल्स और 2 कंसोनेंट्स होने चाहिए, राइट। तो सबसे पहले काउंट ही कर लेते हैं कि कितने वॉवल्स हैं और कितने कंसोनेंट्स हैं। देयर आर, चलिए वॉवल्स की बात करें तो आई बनेगा, उसके बाद ओ, उसके बाद यू, उसके बाद ई, मतलब देयर आर टोटल 4 वॉवल्स यूज्ड हियर, वो भी रिपीट नहीं कर रहे हैं, राइट। सो देयर आर 4 वॉवल्स एंड कितने बचे फिर कंसोनेंट्स? 4 ही बचेंगे क्योंकि इसमें टोटल कितने लेटर्स थे? 8। 4 कंसोनेंट्स अवेलेबल इन द वर्ड इन्वोल्यूट, ये कुछ क्वेश्चन ऐसा सा है, हम लोगों ने जो प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कॉम्बिनेशन में, उसके जैसा क्वेश्चन है। अब खुद से सोच के देखिए, 4 वॉवल्स है, आपको कितने चाहिए? 3। आपके पास टोटल 4 वॉवल्स हो गए, आपको कितने का यूज करना है? 3 का। तो 4 में से 3 वॉवल्स, देन 3 वॉवल्स आउट ऑफ 4 वॉवल्स कैन बी सिलेक्टेड इन, पिछले वाले लेक्चर का यूज कर रहे हैं, टोटल 4 थे, आपको 3 चूज करने से दैट विल बी 4 से 3 वेज। 4 से 3 वेज। प्यारे बच्चों अगर मैं इसको सॉल्व करने लगूंगा सो दैट विल बी 4 वेज, राइट। एंड आपको 2 कंसोनेंट्स चाहिए, 2 कंसोनेंट्स आउट ऑफ 4 कैन बी सिलेक्टेड इन, टोटल 4 कंसोनेंट्स है, आपको 2 का यूज करना है, दैट विल बी 4 से 2 वेज, So I think that will be
दैट विल बी 6 वेज, राइट, दैट विल बी 6 वेज। अब जरा खुद से सोच के देखिए, आपने 3 वॉवल्स ले लिए, सिलेक्ट किए हैं, आपने उनको अरेंज नहीं किया, हमें अरेंज भी करना था। हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म्ड, हमें अभी अरेंज करने बाकी हैं। हम लोगों ने सिर्फ सेलेक्ट किया है कि हमारे पास कितने वेज में 4 वॉवल्स थे, 3 को सिलेक्ट कर सकते हैं, 4 कॉन्सोनेंट्स थे, 2 को सिलेक्ट कर सकते हैं। हम लोगों ने अभी कितने वेज में सेलेक्ट किया है, बस इसकी बात की है। वर्ड्स की फॉर्मेशन अभी रहती है, वर्ड्स की फॉर्मेशन अभी रहती है। अब जब ध्यान से सुनिएगा, 3 वॉवल्स हैं और 2 कंसोनेंट्स हैं, टोटल कितने लेटर्स हो गए? 5। मतलब आपको 5 लेटर्स को अरेंज करना है, 3 वॉवल्स और 2 कंसोनेंट्स, राइट, 3 वॉवल्स और 2 कंसोनेंट्स, 5 हो गए टोटल। 5 लेटर्स को आप कितने वेज में अरेंज कर सकते हो? फर्स्ट लेक्चर पे चलते हैं हमारे। 5 लेटर्स कितने वेज में अरेंज होंगे? 5 फैक्टोरियल वेज में। एंड दिस 5 लेटर्स कैन बी अरेंज्ड in 5 factorial ways, that will be 120 ways, right, this can be arranged in 120 ways. Therefore total number of words is, जितने वेज में आपने वोवल्स को चूज किया था, कितने वेज थे? 4 इंटू जितने वेज में आपने कंसोनेंट्स को चूज किया था 6, और जितने वेज में आपने उन 5 लेटर्स को, जो टोटल लेटर्स बने थे 5, उनको अरेंज किया, दैट इज 120, दैट विल बी 120। ये आएगा 24 एंड दैट विल बी 120। इसको सोल्व करना प्यारे बच्चों आपका काम है। सो दिस विल बी द दैट विल बी द फाइनल आंसर। मतलब इतने वेज जो भी यहाँ से आएगा, दैट विल बी द फाइनल वे जिसमें हम लोग इनको बना सकते थे अरेंज करके, राइट। एक ऐसा क्वेश्चन है, अभी तक आप लोगों ने ऐसा एक सिंगल क्वेश्चन भी नहीं पढ़ा है जिसमें सेम क्वेश्चन के अंदर परमुटेशन भी लग रहा है और कॉम्बिनेशन भी लग रहा है। कॉम्बिनेशन हमेशा वहाँ लगता है जहाँ आप सबसे पहले चीज़ों को सेलेक्ट करोगे। जब आपने चीज़ों को सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद फिर आप क्या करोगे? उनको अरेंज भी करेंगे, राइट। इसलिए हमेशा पहले कॉम्बिनेशन लगेगा और फिर परमुटेशन लगेगा लास्ट में। चल आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये मिसलेनियस के क्वेश्चन हैं, कुछ क्वेश्चन उसी के जैसे जैसे हम लोगों ने अभी कर लिए हैं, कुछ थोड़े अलग है, मैं आपको वो करा रहा हूँ यहाँ पर। ये भी क्वेश्चन अच्छा है, ध्यान से पढ़िएगा। फिर से वर्ड्स बनाने हैं विद और विदाउट मीनिंग, कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग ऑल द लेटर्स। इस बार हमें सारे लेटर्स का यूज करना है। पिछले क्वेश्चन की तरह नहीं है कि 3 वोवल्स 2 कंसोनेंट्स, सारों का यूज करना है। ऑफ द वर्ड इक्वेशन, इक्वेशन वर्ड दे दिया उसने हमें, एट अ टाइम सो दैट द वोवल्स एंड कंसोनेंट्स अकर टुगेदर। मतलब ये कह रहा है कि आप जो भी वर्ड्स बनाओगे ना, उसमें वोवल्स इकट्ठे आने चाहिए और कंसोनेंट्स इकट्ठे आने चाहिए। ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने पहले किया था, बट उसमें हम लोगों ने सिर्फ ये किया था कि वोवल्स अकर टुगेदर। यहाँ पे वोवल्स भी और कंसोनेंट्स भी इकट्ठे आने चाहिए, राइट। मतलब वोवल्स एक साथ आने चाहिए और कंसोनेंट्स एक साथ आने चाहिए, ठीक है। चल देयर आर, बात कर लेते हैं कितने वोवल्स हैं कितने कंसोनेंट्स हैं। ये वर्ड है, इसमें वोवल की बात कर लेते हैं। 1 2 3 4 5। देयर आर 5 वोवल्स एंड टोटल कितने लेटर्स हैं इसमें? 8। so, कितने कंसोनेंट्स बच गए? 3 कंसोनेंट्स अवेलेबल इन द वर्ड इक्वेशन, राइट। सो ये हो गए मेरे पास 5 वोवल्स और 3 कंसोनेंट्स। अब जरा ध्यान से सोचिए, उसने आपको बोला है कि वोवल्स एक साथ आने चाहिए, राइट। वोवल्स जो हैं वो इकट्ठे आने चाहिए, तो इनको मैंने 1 मान लिया, इनटू कंसोनेंट्स इकट्ठे आने चाहिए, राइट। कंसोनेंट्स इकट्ठे आने चाहिए, मतलब ऐसे, इनको भी मैंने 1 मान लिया। ऐसे कुछ होना चाहिए, वोवल्स एक साथ, कंसोनेंट्स एक साथ। तो इसको मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि हमारे पास 2 प्लेसेस है। एक प्लेस तो वो है जिसपे वोवल्स आएंगे और एक प्लेस वो है जिसपे कंसोनेंट्स आएंगे। तो मेरे पास कितने प्लेसेस हो गए? 2 प्लेसेस हो गए, और 2 ही हो गए। एक वोवल्स वाला सेट हो गया और एक कंसोनेंट्स वाला सेट हो गया। तो इसको मैंने 1 मान लिया, तो ये एक ऑब्जेक्ट माना जाएगा। इसको भी 1 मान लेते हैं, ये भी एक ऑब्जेक्ट माना जाएगा। 2 प्लेसेस 2 ऑब्जेक्ट कितने वेज में अरेंज होंगे? 2 फैक्टोरियल, राइट। सो चलिए इसी फंडे को यूज करते हैं, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं आगे। कंसिडरिंग all the vowels as one object and all the consonants as one object, consonants as one object, then these
2 ऑब्जेक्ट्स, एक ऑब्जेक्ट आया वोवल्स की वजह से, एक आया कंसोनेंट्स की वजह से, कैन बी अरेंज्ड इन 2 फैक्टोरियल वेज, कैन बी अरेंज्ड इन 2 फैक्टोरियल वेज। 2 ऑब्जेक्ट 2 ही प्लेसेस का यूज कर पाएंगे, तो एक के पास 2 चॉइसेस होगी, अगले के पास 1 चॉइस होगी, तो 2 into 1 दैट इज 2 फैक्टोरियल वेज, राइट। चल यहाँ तक इसको रोक देते हैं। अब जरा खुद से सोच के देखिए अपने मन में, सपोज कीजिए मैंने यहाँ पे वोवल्स लिखने हैं और यहाँ पर कंसोनेंट्स लिखने हैं। कोई बोलेगा कि सर मैं तो ये वाले को 1 मानूंगा, राइट, और कोई बोलेगा नहीं सर मैं तो इस वाले को 1 मानूंगा, कोई बोलेगा मैं तो फिर इस वाले को भी 1 मान सकता हूँ, राइट। मतलब क्या बात हो रही है, बात ये हो रही है कि जिसको आपने 1 माना है इसके अंदर भी तो ये आगे पीछे हो सकते हैं ना। अगर आपने सारे वोवल्स को 1 मान लिया तो इसके अंदर भी तो ये आगे पीछे हो सकते हैं ना, कोई पहले आ सकता है कोई बाद में आ सकता है, तो मुझे फिर इनकी भी अरेंजमेंट निकालनी पड़ेगी कि ये कितने वेज में आगे पीछे आ सकते हैं। सेम गोज फॉर कंसोनेंट्स, सेम गोज फॉर कंसोनेंट्स। हमारे पास यहाँ पर जो कंसोनेंट्स बचे थे, क्यू बचा है, टी बचा है और एन बचा है। कोई बोलेगा हम तो ऐसे मानेंगे, कोई बोलेगा नहीं हम तो फिर ऐसे भी मानेंगे, कोई बोलेगा नहीं मैं तो ऐसे मानूंगा। सो फिर हमें ये भी चेक करना पड़ेगा कि ये जो कंसोनेंट्स है ये इसके अंदर ही कितने वेज में अरेंज हो जाएंगे, राइट। जरा सोच के देखिए, 5 लेटर्स हैं, 5 वोवल्स आपके पास, कितने वेज में अरेंज होंगे, 5 फैक्टोरियल। 3 कंसोनेंट्स हैं, कितने वेज में अरेंज हो सकते हैं, 3 फैक्टोरियल। तो हमें वो भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, राइट, वो भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। ऑल्सो 5 वोवल्स कैन बी अरेंज्ड या परम्यूटेड in 5 factorial ways and 3 consonants can be arranged in 3 factorial ways, right. Therefore total number of words, तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स की अगर मैं बात करूं कितने बनेंगे, सबसे पहले तो ये वाला केस आएगा, क्यों, क्योंकि हम लोगों ने उनको 1 माना था, वो कितने वेज में अरेंज हुए थे, 2 फैक्टोरियल वेज में, इनटू वोवल्स कितने वेज में अरेंज हुए, 5 फैक्टोरियल, कंसोनेंट्स कितने वेज में अरेंज हुए, 3 फैक्टोरियल, दैट इज 2 into 120 into that will be 6, right. So that will be 6 into 2 12 into 12 0, that will be 1440, right, that will be 1440, that will be the answer, that will be the final answer। इतने वर्ड्स बनेंगे जो हमें चाहिए यहाँ पर। अच्छा क्वेश्चन है, समझने के हिसाब से काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था मिसलेनियस का। चलिए आगे चलते हैं। पहले बच्चों, अगर आप चैनल पे पहली बार आ रहे हैं और आपको लेक्चर अच्छे लग रहे हैं, आपने प्रीवियस लेक्चर्स भी देखे, आपको आज का लेक्चर भी अच्छा लग रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। आपकी सपोर्ट मेरे लिए मोटिवेशन का सोर्स बनेगी। जितना आप मुझे सपोर्ट करोगे उतना ही मैं आप लोगों के लिए वीडियोस मैक्सिमम नंबर ऑफ बना सकता हूँ, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा सेम सा है जैसे हमने पहला क्वेश्चन किया था उसके जैसा, और उससे थोड़ा शॉर्ट वे में है। इफ द डिफरेंट परम्यूटेशंस ऑफ ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड एग्जामिनेशन आर लिस्टेड एज इन डिक्शनरी, मतलब इसके जितने भी बन सकते हैं ना वर्ड्स, वो सारे हमने डिक्शनरी में डाले। हाउ मेनी वर्ड्स आर देयर इन दिस लिस्ट बिफोर द फर्स्ट वर्ड स्टार्टिंग विद ई। कह रहा है ऐसे कितने वर्ड्स हैं, अगर मैं कोई एक वर्ड ई से स्टार्ट करूंगा ना बनाना, उससे पहले पहले कितने वर्ड्स आ सकते हैं, राइट। अब अल्फाबेटिकली सोच के देखिए, ई से पहले कौन आ सकता है यहाँ पे, खुद से सोच के देखिए। टोटल कितने हैं यहाँ पर, 3 3 6 3 9 और 2 11, टोटल 11 लेटर्स हैं। ई से पहले अल्फाबेटिकली कौन आ सकता है यहाँ पे, सिर्फ ए आ सकता है, राइट। तो इनडायरेक्टली क्वेश्चन में ये बोला गया है, आपसे ये पूछा गया था कि ई एक ऐसा वर्ड है जो ई से स्टार्ट होगा, उससे जस्ट पहले कितने वर्ड्स आएंगे। तो बेसिकली सिंपल सा फंडा है, ई से पहले यहाँ पे सिर्फ ए से वर्ड बन सकता है, क्योंकि अल्फाबेटिकली ई से पहले ए आता है। तो आपको वो वर्ड निकालने हैं जो ए से स्टार्ट होंगे, एंड दैट विल बी योर आंसर, दैट विल बी योर आंसर। हेयर अल्फाबेटिकली the letter A comes before the letter E, right. Therefore the total number of words starting with A is equals to, जरा खुद से सोच के देखिए, यहाँ पर टोटल 11 लेटर्स है तो 11 प्लेसेस बनेंगे ऐसे बहुत सारे, राइट। पर पहले पे ए फिक्स हो गया,
पहले पे क्या फिक्स हो गया, ए फिक्स हो गया। सो ए तो यहाँ पे फिक्स हो चुका है, ए को हम लोग काउंट नहीं करेंगे। अब कितने बचे मेरे पास, 10 लेटर्स बच गए, और 10 लेटर्स के साथ कितने प्लेसेस हो गए, 10 प्लेसेस हो गए। सो 10 लेटर्स एंड 10 प्लेसेस कितने वेज में अरेंज होंगे, 10 फैक्टोरियल। कितने वेज में अरेंज होंगे, 10 फैक्टोरियल। बट ज़रा ध्यान से देखिए एग्जामिनेशन में ज़रा ध्यान से देखिए, आई जो है वो 2 बार आ रहा है, एन भी 2 बार आ रहा है। आई जो है वो 2 बार आ रहा है और एन भी 2 बार आ रहा है। वैसे तो ए भी 2 बार आ रहा था, बट एक ए को मैं फिक्स कर चुका हूँ पहले स्पॉट पे, तो ये तो गया। एक ए को मैं फिक्स कर चुका हूँ पहले स्पॉट पे, तो अब इसको रिपीटिशन में थोड़ी काउंट करेंगे। तो मेरे पास क्या बचे, मेरे पास 2 आई बचे और 2 एन बचे, राइट। 2 आई बचे और 2 एन बचे। सो डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, बिकॉज आई एंड एन अपीयर्स ट्वाइस। आई एंड एन अपीयर्स ट्वाइस। प्यारे बच्चों, इसको सोल्व करना आपका काम है, जो भी आएगा दैट विल बी आवर फाइनल आंसर, दैट विल बी आवर फाइनल आंसर, राइट। एक 2 फैक्टोरियल से एक 2 फैक्टोरियल तो पक्का कटेगा, ठीक है। तो ये इससे गया। अगर मैं इस 2 फैक्टोरियल की बात करूँ, ये भी 4 को कट करेगा 2 पे, तो इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, जो भी आएगा प्यारे बच्चों दैट विल बी योर फाइनल आंसर। कैलकुलेटिव पार्ट आपका है, राइट। कैलकुलेशन वाला जो पार्ट है वो आपको खुद से करना है। बहुत इजी क्वेश्चन था, सेम अगेन वाला क्वेश्चन था, जैसे हम लोगों ने अभी क्वेश्चन पढ़ा था। अगेन वाला जो पहला क्वेश्चन था डिट्टो सेम इसके जैसा था, बट ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है और ये थोड़ा शॉर्ट क्वेश्चन था। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इस एक्सरसाइज का। आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, 7th क्वेश्चन है, जरा ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन में क्या बात हो रही है। इन एन एग्जामिनेशन अ क्वेश्चन पेपर कंसिस्ट्स ऑफ 12 क्वेश्चंस डिवाइडेड इनटू 2 सेक्शंस, पार्ट 1 and part 2, containing 5 questions and 7 questions respectively. A student is required to attempt 8 questions in all. मतलब एक स्टूडेंट है, उसे टोटल 8 क्वेश्चंस करने हैं, selecting at least 3 from each part. मतलब ये कुछ हमारे एग्जाम के जैसी बात हो रही है। क्या बात हो रही है कि हमारे पास जो है 2 पार्ट्स बनेंगे, एक पार्ट 1 पार्ट 2 एग्जाम में जो हमारा क्वेश्चन पेपर होगा। टोटल 12 क्वेश्चन है हमारे पास। पहले पार्ट में 5 क्वेश्चन होंगे, सेकेंड पार्ट में 7 क्वेश्चन होंगे। एक स्टूडेंट को मैक्सिमम जो है 8 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, राइट। एक स्टूडेंट है, उसको 8 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना ही करना है। सिलेक्टिंग एटलीस्ट 3 फ्रॉम ईच पार्ट, मतलब उसे हर पार्ट में से 3 तो अटेम्प्ट करने ही पड़ेंगे एटलीस्ट। मतलब जैसे फर्स्ट पार्ट में 5 क्वेश्चंस थे, 3 तो करेगा ही करेगा एटलीस्ट, और सेकंड पार्ट में 7 क्वेश्चन है, यहाँ से भी एटलीस्ट 3 तो करेगा ही करेगा। इन हाउ मेनी वेज अ स्टूडेंट कैन सेलेक्ट द क्वेश्चंस, राइट। इन हाउ मेनी वेज अ स्टूडेंट कैन सेलेक्ट द क्वेश्चंस। हियर देयर आर 5 questions in part 1 and 7 questions in part 2. Then खुद से सोच के देखिए, हमारे पास एक पार्ट 1 है जिसके अंदर हमारे पास 5 क्वेश्चंस हैं, एक पार्ट 2 है हमारे पास जिसके अंदर 7 क्वेश्चंस हैं। एटलीस्ट 3 क्वेश्चंस तो उसको सेलेक्ट करने ही करने पड़ेंगे, एटलीस्ट 3 क्वेश्चंस तो उसको सेलेक्ट करने ही करने पड़ेंगे। तो केसेस बना लेते हैं। सपोज कीजिए यहाँ से उसने 3 क्वेश्चंस उठा लिए, तो हमें टोटल कितने क्वेश्चन सेलेक्ट करने थे, 8। टोटल कितने करने हैं हमें, 8। अगर 3 उसने यहाँ से ले लिए तो यहाँ से कितने लेने पड़ेंगे उसको, फिर 5 लेने पड़ेंगे। फाइन, तो पहला केस ये बना लेते हैं। देन इफ वी चूज 3 questions from part 1 and 5 questions from part 2, the number of ways will be चलिए नंबर ऑफ वेज काउंट कर लेते हैं। टोटल 5 क्वेश्चंस थे, इस पार्ट से मैंने 3 उठाए, तो 5 में से 3 कैसे उठा सकता हूं मैं, 5C3 इनटू, इसके पास टोटल 7 थे, यहां से मैंने 5 उठाए, सो दैट विल बी 7C5। ये हो गया हमारा फर्स्ट केस, जब यहां से 3 क्वेश्चंस लिए पार्ट 1 से, यहां से 5 क्वेश्चंस लिए। बट एक पार्ट ये भी तो हो सकता था, इफ वी चूज, यहां से मैंने 4 क्वेश्चंस ले लिए और यहां से भी फिर मुझे 4 लेने पड़ेंगे क्योंकि टोटल 8 करना है। इफ वी चूज 4 क्वेश्चंस फ्रॉम पार्ट 1 एंड 4 क्वेश्चंस फ्रॉम पार्ट 2, तो नंबर ऑफ वेज विल बी 5 थे, 4 चूज करने हैं, इट विल बी 5C4 इनटू 7 थे, 4 चूज करने हैं, दैट विल बी 7C4। ये हो गया हमारा नेक्स्ट केस, चलिए
आगे चलते हैं। ऐसा भी तो पॉसिबल था ना कि यहाँ से 3 4 हो गए तो यहाँ से मैं 5 क्वेश्चंस को चूज कर लूँ, फिर यहाँ से क्या होगा 3 क्वेश्चंस को चूज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि टोटल तो 8 करना है। इफ वी चूज 5 क्वेश्चंस फ्रॉम पार्ट 1 एंड 3 क्वेश्चंस फ्रॉम पार्ट 2, नंबर ऑफ वेज विल बी, टोटल 5 थे, 5 ही चूज कर लिए, दैट विल बी 5C5 इनटू, टोटल 7 थे, 3 चूज कर लिए, दैट विल बी 7C3 वेज। ये हो गया हमारा थर्ड केस का आंसर। इसके बाद क्या हो सकता था? इसके बाद ना यहाँ से अगर मैंने 6 चूज कर लिए तो यहाँ से कितने चूज होंगे? फिर 2 चूज होंगे। अगर मैंने यहाँ से 6 चूज कर लिए, सपोज कीजिए यहाँ से मैंने 6 क्वेश्चन चूज कर लिए, यहाँ से कितने करने पड़ेंगे? 2, क्योंकि टोटल कितना होगा? 8। बट उसने बोला था सिलेक्टिंग एटलीस्ट 3 फ्रॉम ईच पार्ट। इस पार्ट से तो एटलीस्ट 3 नहीं हुए ना, यहाँ से तो 2 हो गया, वो तो 3 से छोटा है, तो हमें हर एक में से 3 तो चूज करने ही थे, तो ये केस नहीं बनेगा और इसके बाद कोई भी केस नहीं बनेगा। तो ये हमारा लास्ट केस था जो हम लोगों ने यहाँ पर लिख दिया, राइट। तो इसके बाद हम लोग कोई भी केस नहीं बनाएंगे, सिर्फ ये हमारे टोटल केस थे। सो देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ वेज, देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ वेज, कितने वेज होंगे जरा देखिए। जो फर्स्ट केस बना था हमारा 5C3 इंटू 7C5 प्लस जो सेकेंड केस आया था हमारा दैट इज 5C4 इंटू 7C4 प्लस जो लास्ट केस आया था हमारा 5C5 इंटू 7C3। प्यारे बच्चों, इसको सॉल्व करना आपको आता है, जो भी आएगा दैट विल बी योर फाइनल आंसर। क्वेश्चन थोड़ा सा समझने वाला था, अच्छा क्वेश्चन है, पर ये भी आपके रियल लाइफ से डायरेक्टली लिंक हो रहा है। फाइन, इसको सॉल्व कर लीजिए, आपको इसको सॉल्व करना आता है, जो भी आएगा दैट विल बी योर फाइनल आंसर। फाइन, चल आगे चलते हैं। ये एक थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसा एक सॉल्व एग्जाम्पल भी है, मैं आपको एनसीईआरटी वाला करा रहा हूँ, आप वो सॉल्व एग्जाम्पल जरूर देख लीजिएगा, वो भी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, 9th क्वेश्चन है हमारे लिए ये। It is required to sit 5 men and 4 women in a row so that the women occupy the even places। ठीक है, हमारे पास 5 men है और 4 women है in a row so that the women occupy the even places। चलिए ऐसा करते हैं, पहले ना men को बिठा लेते हैं क्योंकि उसने बोला है 5 men को बिठाना है। सो men को मैं डिनोट कर रहा हूँ M से। टोटल 5 है तो ये 5 men हो गए, राइट। इसके बाद वो कह रहा है 4 वुमेन इन अ रो सो दैट द वुमेन ऑक्यूपाई द इवन प्लेसेस। खुद से सोचिए, देखिए अगर ये फर्स्ट प्लेस है सो ये वाला जो प्लेस होगा ये किसका होगा? वुमेन का होगा। फिर ये भी इवन प्लेस है, ये भी इवन प्लेस है और ये भी इवन प्लेस है। सो ये मेरे पास पॉसिबल केसेस बन सकते हैं जिसमें इवन प्लेसेस की बात होगी, राइट, जिसमें इवन प्लेसेस की बात हो रही है कि मैन के बीच में इवन प्लेसेस कौन से वाले होंगे। तो खुद से सोच के देखिए आप ज़रा, आपके पास 5 मैन है टोटल, आपके पास 5 मैन है और कितने प्लेसेस आए हैं? 1 2 3 4 5 प्लेसेस है और 5 ही मैन हैं। कितने वेज में अरेंज होंगे? 5 फैक्टोरियल वेज में। उसके बाद अगर मैं वुमेन की बात करूँ तो 1 2 3 4 प्लेसेस है और 4 ही वुमेन है। 4 वुमेन 4 प्लेसेस कितने वेज में अरेंज कर सकते हैं? 4 फैक्टोरियल वेज। क्वेश्चन सॉल्व हो गया हमारा, राइट, हमारा क्वेश्चन फिर सॉल्व हो गया। चलिए, हियर 5 men can be arranged, 5 men can be arranged in 5 factorial ways and 4 women at even places can be arranged in 4 factorial ways, can be arranged in 4 factorial ways। therefore total number of arrangements इज इक्वल्स टू जितने वेज में आपने मैन को अरेंज किया था इनटू जितने वेज में आपने वुमेन को अरेंज किया था। प्यारे बच्चे, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। 5 फैक्टोरियल हमें पता है 120 होता है और 4 फैक्टोरियल हमारा 24 होता है। जो भी आएगा दैट विल बी आवर फाइनल आंसर। क्वेश्चन बहुत सिंपल था। ऐसा सेम क्वेश्चन एक एग्जाम्पल भी है, लास्ट एग्जाम्पल है मिसलेनियस से जस्ट पहले। फाइन, आप उसको जरूर देख लीजिएगा। सेम वे में करेंगे, बस उसको सेम वे में करेंगे, थोड़ी सी कंडीशन अलग है वहाँ पर। यहाँ पर इवन प्लेसेस की बात कर रहा है, वहाँ पे इवन प्लेसेस की बात नहीं कर रहा है, तो वहाँ पे हमारे पास चॉइस बढ़ जाएंगी बस, और कुछ नहीं है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके स्कूल एग्जाम के लिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 10। हमारे पास 25 स्टूडेंट्स हैं, 10 ऐसे हैं जिनको हमें चूज़ करना है एक पार्टी के लिए,
10 ऐसे हैं जिनको हमें चूज करना है एक पार्टी के लिए। देयर आर 3 स्टूडेंट्स हु डिसाइड दैट आइदर ऑल ऑफ देम विल ज्वाइन और नन ऑफ देम विल ज्वाइन। मतलब भाई टोटल 25 स्टूडेंट्स है क्लास में, 10 एक पार्टी के लिए मुझे चाहिए। 3 जिगरी यार ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि भाई या तो हम तीनों आएंगे या हम तीनों नहीं आएंगे। जैसे होता है ना फ्रेंड्स को देख के हम लोग पार्टी में जाते हैं, वो वाला फंडा है यहाँ पे, तो रियल लाइफ है। फाइन, तो भाई 3 ऐसे दोस्त हैं, जिगरी यार हैं, ठीक है, जो ये कह रहे हैं कि भाई या तो हम तीनों आएंगे या हम तीनों नहीं आएंगे। फाइन, सो हमसे पूछा है कि कितने वेज में पार्टी को हम लोग चूज कर सकते हैं, कि पार्टी कितने वेज में हमारी चूज हो सकती है। जरा खुद से सोच के देखिए। देर आर 2 पॉसिबल केसेस, केस 1 क्या कह रहा है वो, टोटल 25 स्टूडेंट्स थे, 10 आपको चाहिए थे, 3 ऐसे हैं जो आएंगे या फिर नहीं आएंगे। तो पहला केस ले लेते हैं कि वो तीनों आएंगे। सो केस 1, 3 स्टूडेंट्स विल ज्वाइन, ये हमारा फर्स्ट केस हो गया कि वो तीनों जो दोस्त थे, 3 स्टूडेंट्स थे, वो पक्का आएंगे, राइट, वो पक्का आएंगे। चलिए, देन देर आर 25 थे, 3 कह रहे हैं कि भाई हम तो पक्का आएंगे, 3 तो ऐसे कह रहे हैं कि भाई हम लोग आएंगे ही आएंगे, 3 तो पक्के हो गए, वो 3 तो बैठा दिए एक साइड में। अब कितने बच्चे बच गए, देर आर रिमेनिंग 22 स्टूडेंट्स, 3 पक्के हो गए थे, आएंगे ही आएंगे, तो बाकी कितने चाहिए थे मुझे, टोटल 10 करने हैं, तो बाकी कितने रह गए, 7 रह गए। और वो 7 कितनों में से चूज करने पड़ेंगे इस बार, 22 में से चूज करने पड़ेंगे। क्यों, क्योंकि टोटल 25 से 3 पक्का आ रहे हैं, तो कितने बच गए, टोटल में से 3 कम हो गए 22, और 10 आपको चाहिए थे पार्टी के लिए, 3 ऑलरेडी आ चुके हैं, तो कितने रह गए, इसमें भी 7 रह गए। सो देन देर आर रिमेनिंग 22 स्टूडेंट्स। सो द नंबर ऑफ ways to choose 7 students, कितने वेज होंगे, टोटल 22 हैं, आपको 7 चाहिए, राइट। अब केस 2 की बात कर लेते हैं। अब जरा बात कर लेते हैं केस 2 की, 3 स्टूडेंट्स विल नॉट ज्वाइन, वो तीनों भाई बंधु नहीं आए, विल नॉट ज्वाइन, वो तीनों ही भाई बंधु मना कर गए कि भाई हम लोग नहीं ज्वाइन करना चाहते अपनी पार्टी को, हम अपनी अलग पार्टी करेंगे, ठीक है, हम लोग अपनी अलग पार्टी करेंगे। सो देन अगर वो तीनों नहीं आ रहे तो रिमेनिंग कितने बचे इस बार, 22 बचे, क्योंकि इन 3 को तो आप हटाई दो, वो तो आएंगे ही नहीं, तो कितने बचे, 22 बचे। देन देर आर 22 रिमेनिंग स्टूडेंट्स, 22 रिमेनिंग स्टूडेंट्स, राइट। सो the number of ways to choose, अब जरा खुद से सोच के देखिए, 22 रह गए, पर आपको पार्टी के लिए कितने चाहिए थे, 10 चाहिए थे, क्योंकि वो 3 तो लीग से ही हट गए, भाई हम लोगों को पार्टी में आना ही नहीं है, उनको साइड कर दो, तो टोटल कितने बच गए, 22 बच गए। लेकिन पार्टी के लिए कितने चाहिए, 10 चाहिए, पार्टी के लिए कितने चाहिए, 10 चाहिए। सो इस बार जो सिलेक्शन होगी वो 22 में से कितनों की होगी, 10 की होगी, राइट। अब 22 बच गए टोटल, 3 तो कह रहे थे हम आएंगे ही नहीं, तो चूज तो हम लोगों ने एक भी नहीं किया ना, तो 10 के 10 स्टूडेंट तो चूज करने रह गए ना, तो 22C 10। देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ वेज जिसमें पार्टी को हम लोग चूज कर सकते हैं, दैट विल बी 22C7 प्लस 22C 10। प्यारे बच्चों, इसको सोल्व करना आपका काम है, दैट जो भी आएगा सोल्व करके दैट विल बी अवर फाइनल आंसर, राइट, दैट विल बी अवर फाइनल आंसर। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके स्कूल एग्जाम के लिए। चल आगे चलते हैं, एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं इसका। जो लास्ट क्वेश्चन है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 11th क्वेश्चन है, और ये भी आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके स्कूल एग्जाम के लिए, या तो आपके यूटी में या मिड टर्म में या आपके फाइनल एग्जाम में। अगर ये चैप्टर है तो इस क्वेश्चन के और इससे जो पिछला क्वेश्चन था उसके आने के चांसेस सबसे ज़्यादा है इस पूरी एक्सरसाइज में से, राइट। और वो जो सॉल्व एग्जाम्पल हमने सबसे पहले किया था वो वाला भी। लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, जरा ध्यान से समझिएगा, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए ये वाला, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड असैसिनेशन बी अरेंज्ड। हमारे पास एक वर्ड है असैसिनेशन, ठीक है, और इसमें बहुत सारे लेटर्स रिपीट हो रहे हैं। जरा सोच के देखिए, एस जो है वो 1 2 3 4 बार आ रहा है, यहाँ पर आपका ए है 1 2 3 बार आ रहा है। सिमिलरली एन की बात करो तो एन भी रिपीट हो रहा है यहाँ पर 2 बार, और कौन रह गया, आई भी आपका रिपीट हो रहा है,
ये आपका आई हो गया 2 बार। फाइन, ये आपके लेटर्स हैं जो बहुत सारे लेटर्स हैं जो रिपीट हो रहे हैं। हमें इससे लेटर्स को अरेंज करना है सो दैट ऑल द एसेस आर टुगेदर, मतलब सारे के सारे एस इकट्ठे आने चाहिए। ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने पहले किया है, ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने पहले किया है। सो लेट कंसीडर all the S's as one object। ये सारे S इकट्ठे आने चाहिए तो मैंने इनको एक ऑब्जेक्ट मान लिया, राइट। इनको मैंने एक ऑब्जेक्ट मान लिया, मतलब S S S 4 S थे, इनको एक बार मान लिया। फाइन, अब देखो इसके अंदर जरा सोच के देखो यार, ये S पहले आएगा, ये बाद में आएगा, या फिर ये पहले आएगा, ये बाद में आएगा, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? चारों लेटर सेम है, ठीक है, तो चारों लेटर सेम है। सो देयर इज ओनली वन वे टू अरेंज दिस। तो इसके लिए तो एक ही वे बनेगा, क्योंकि आगे पीछे कर दूंगा उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? ऐसा थोड़ी है कि ये एस आगे आ गया और ये एस पीछे आ गया तो कुछ नया आएगा, सेम ही तो आएगा, क्योंकि चारों लेटर्स कैसे हैं? सेम है, राइट। सो कंसिडरिंग दिस एज वन ऑब्जेक्ट, तो इसको मैंने एक मान लिया, इसको मैंने क्या किया? एक मान लिया। अब टोटल काउंट कर लेते हैं, 3 3 6 3 9 3 12 और 1 13, देयर आर टोटल 13 लेटर्स। देन टोटल कितने थे? 13। एस 4 हटा दिए मैंने, कितने रह गए? 9। सारे एस को एक बार साइड कर देते हैं। अब मैंने उन एस को एक माना है ना, तो +1, सो टोटल लेटर्स कितने हो गए इस बार? 10। देन 10 लेटर्स और ऑब्जेक्ट्स जो आपको अच्छा लगे कैन बी अरेंज्ड इन 10 लेटर्स हैं। कितने वेज में अरेंज हो सकते हैं? 10 फैक्टोरियल वेज में अरेंज हो सकते हैं। कितने लेटर्स हैं? 10 है, 10 फैक्टोरियल वेज में अरेंज हो सकते हैं। अब जरा सोच के देखिए, अब मैं एस की बात नहीं करूंगा यहाँ पे, क्योंकि एस को तो मैंने एक मान लिया, उनको मैंने इकट्ठा लिख दिया। अब मैं एस के अलावा जो बच गए उनकी रेपिटेशन की बात कर लेते हैं। ए जो है वो कितनी बार आ रहा है? 3 बार आ रहा है, सो डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल। उसके बाद अगर मैं बात करूँ आई की, आई 2 बार आ रहा है, सो 2 फैक्टोरियल। अगर मैं बात करूँ एन की, सो एन जो है वो भी 2 बार आ रहा है, 2 फैक्टोरियल, बिकॉज A comes thrice and N and I comes twice, राइट। तो इसलिए मैंने डिवाइड कर दिया। प्यारे बच्चों, इसको सोल्व करना आपका काम है, बहुत इजी से टास्क है, सिर्फ कैलकुलेशंस हैं, वो आप खुद से कर सकते हैं। आप आंसर वेरीफाई कर सकते हैं, रीजन बिंग एनसीईआरटी क्वेश्चन है ये वाला, तो आप इसका आंसर भी खुद से वेरीफाई कर सकते हैं पीछे से, राइट। एनसीईआरटी के लास्ट में इसके आंसर्स हमें दे रखे हैं। सो 2 × 2 4, तो ये 4 भी चला गया। तो बेसिकली आपको सिर्फ इसको मल्टीप्लाई करना है, 10 × 9 × 8 × 7 × 6 × 5, जो भी आएगा दैट विल बी योर फाइनल आंसर, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके स्कूल एग्जाम के लिए। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में इतना ही था। अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, राइट। आज के लिए इतना ही है, हम लोग मिलेंगे फिर नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।